हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश फिजिक्स क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है उसको, और क्वेश्चन जो है दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें कह रहा है कि यदि गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का प्रतिरोध Rg है और अमीटर का प्रतिरोध Ra है तथा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध Rv है, तो इन्हें बढ़ते क्रम में लिखें। मतलब ये जो प्रतिरोध है उसके बीच में क्या संबंध होता है बढ़ते क्रम में, इसके बारे में अगर बात करें तो गैल्वेनोमीटर जो है उसका प्रतिरोध और अमीटर का प्रतिरोध अगर बोला जाए तो कैसे हम गैल्वेनोमीटर को पहले अगर समझें कि गैल्वेनोमीटर को हम कैसे आमीटर में या वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो समझ में आएगा कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है या अमीटर का प्रतिरोध ज़्यादा होता है। तो कल मैंने ऐसे थोड़ा सा बताया था पिछले वाला वीडियो में, लेकिन अगर देखिए तो गैल्वेनोमीटर जो है, पहले ये जब बताते हैं कि गैल्वेनोमीटर जो है, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का जो करंट है, गैल्वेनोमीटर बहुत ही कम करंट मापता है और उसका करंट को अगर हम बोले Ig और इसका रेजिस्टेंस Rg बोला जाए, तो ये कहने का मतलब इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से शो करता हूँ कि रेजिस्टेंस इसका Rg होता है, तो ये गैल्वेनोमीटर होता है, लेकिन करंट Ig बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर करंट ज्यादा हो जाता है तो जो गैल्वेनोमीटर है वो बर्न हो जाता है, जल जाता है, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और इस वजह से ये गैल्वेनोमीटर का प्रयोग बहुत ही कम करंट को मापने के लिए किया जाता है। तो सही मायने में Rg की वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जब इसको अमीटर में हम बदलें तो कैसे बदलें, ठीक है ना। तो अमीटर क्या करता है, करंट का मेजरमेंट करता है। तो अमीटर में बदलने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज हम करते हैं, और इसको अगर बदलते हैं अमीटर में तब कैसे बदलते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है ये कोई क्या कहते हैं तार है, और तार के अंदर करंट बह रहा है आई। अब आई करंट को मेजर करना है तो हमें पता है कि जब भी करंट को मेजर करना होता है तो हम अमीटर को सीरीज में लगाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अगर आपको यहां से मेजर करेंगे तो इसके अंदर क्या करेंगे, सीरीज में लगाने का मतलब उसी तार में लगा देते हैं। मतलब यहाँ बीच में आप क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इस तार का करंट मापना है तो तार के बीच में हमको लगाना पड़ेगा। तो करंट जो है क्या हो जाएगा, उससे इसके अंदर करंट आई चला जाएगा, और आई जैसे जाए, क्योंकि आई को मेजर करना है तो आपको सीरीज में लगाना पड़ेगा, और सीरीज में जैसे लगाएंगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि करंट आई चला जाएगा, जबकि जाना चाहिए था Ig जो कि बहुत कम करंट होता है, तो ये जल जाएगा। इसलिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है। इस करंट को मापना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस गैल्वेनोमीटर को बचाना पड़ता है। Ig से ज्यादा करंट नहीं जाना चाहिए, तो इसके पहले एक रास्ता देना पड़ता है। मतलब इसके अंदर करंट जो है मैक्सिमम Ig ही जा सकता है, नहीं तो ये जल जाएगा। और ये करंट Ig से बहुत ज्यादा होता है, मतलब I की वैल्यू Ig से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। जब आप करंट को मेजर करते हैं अमीटर से, तो इसको हम अमीटर में बदल रहे हैं। कैसे बदलेंगे, तो करंट जो है वो आई मापने के लिए इसके अंदर आई करंट नहीं जा सकता, केवल Ig जा सकता है, जो इसका मैक्सिमम करंट होता है, जिसके लिए ये जलता नहीं है। तो क्या करते हैं, एक अलग से रास्ता तैयार करते हैं, और रास्ता यहाँ से एक रास्ता तैयार करके इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसको एस बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिसका वैल्यू बहुत कम होता है इस Rg से। क्योंकि आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर आपने लगाया तो इसका एक रेजिस्टेंस भी है Rg, जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये अलग से मैंने बना के दिखाया, लेकिन ये तो इसके अंदर ही होता है। तो ये रेजिस्टेंस से ये कम होना चाहिए, और इसको हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। तो इसके पैरेलल एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, शंट प्रतिरोध जोड़ा जाता है, शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं। किस लिए भाई, तो इसलिए क्योंकि ये जो है करंट को, यहाँ से करंट आ रहा है, आई को मेजर करना है तो इसके अंदर करंट नहीं जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो बचा हुआ जो मतलब इसके अंदर करंट मैक्सिमम तो Ig जाना चाहिए, तो जो बचा हुआ करंट है उसको एक रास्ता देना पड़ता है, जो ये करंट इस रास्ते से जा सकता है, जो कह सकते हैं I माइनस Ig के बराबर हो। तो अगर आपको 10 एम्पियर का करंट मापना है, इसके अंदर मान लीजिए 0.5 एम्पियर का करंट केवल जा सकता है, तो यहां से आपको बाकी करंट को पास करने के लिए रास्ता तैयार करना पड़ता है, तब ये अमीटर के तरह बन जाता है। अब जो बन गया, ये करंट मेजर करेंगे तो आपका जो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, यहां से ये वाला जो मैंने बनाया है ना, ये स्ट्रक्चर जो बन गया, इसी को अमीटर बोला जाता है।
ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर को हमने अमीटर बना दिया। कैसे बनाया अमीटर, कैसे अमीटर बनाया, तो अमीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है और शंट रेजिस्टेंस का मान कम होता है आरजी से। तो ध्यान रखना है कि एस का मान आरजी से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा प्रतिरोध होगा तो करंट इधर नहीं आएगा, इधर से ही चला जाएगा। इसलिए इसका प्रतिरोध बहुत कम रखा जाता है, और प्रतिरोध जैसे ही कम रखेंगे तो इससे प्रतिरोध कम होगा, तो जिधर प्रतिरोध कम होता है करंट उधर चला जाता है, तो करंट बाकी बचा हुआ करंट इधर चला जाएगा। इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो आईजी से करंट आने ज्यादा नहीं देता, और इसलिए ये अमीटर आई करंट को मेजर कर लेता है दोनों पॉइंट के बीच में। तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बन गया, शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा हुआ है जो आरजी से कम होता है। ये भी पूछ सकता है कि शंट रेजिस्टेंस का मान गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से कैसा होना चाहिए, तो कम होना चाहिए। शंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए उसके समानांतर एक प्रतिरोध लगाया जाता है, जो गैल्वेनोमीटर को जब हम अमीटर में बदलते हैं तब लगाते हैं, और जिससे कि वो गैल्वेनोमीटर ज्यादा करंट को माप सके बिना जले, मतलब बिना खराब हुए या बिना जले। तो उसके अंदर जो मैक्सिमम करंट है आईजी जा सकेगा, इसकी वजह से इसका मान कम दिया। कम प्रतिरोध है, कम प्रतिरोध है तो करंट आ जाएगा। जो ज्यादा प्रतिरोध है उधर करंट नहीं जाने देगा। प्रतिरोध क्या करता है, करंट को नहीं जाने देता है। तो करंट जो आ रहा था उसको ये नहीं जाने देगा, क्योंकि ये प्रतिरोध कम है, ये प्रतिरोध ज्यादा है। तो ये ज्यादा प्रतिरोध करेगा, करंट देखेगा अच्छा यहाँ प्रतिरोध हो रहा है तो इधर तो कम प्रतिरोध है, चलो इधर से चल लेते हैं, तो इधर से चल लेगा। तो जो बचा हुआ करंट है वो आई माइनस आई जी इधर से आ जाएगा। इधर केवल आई जी तक करंट जाएगा और ये आपका गैल्वेनोमीटर भी बच जाएगा। और ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट जो है वो किसके तरह काम करता है, तो ये काम करता है अमीटर के तरह। तो यही है अमीटर बन जाता है। अब देखिए तो जरा दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम वोल्टेज निकालें तो ओम्स लॉ कहता है आई इंटू आर है। तो ये जो है इधर ये पॉइंट के बीच में आई जी इंटू आर जी हो गया वोल्टेज, आई इंटू आर, आई जी इंटू आर जी। और इसी पॉइंट के बीच में अगर इधर से हम वोल्टेज निकालें तो ये प्रतिरोध है, और एस जो है शंट लगाया प्रतिरोध है, और करंट कितना जा रहा है तो आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी इनटू शंट रेजिस्टेंस जो लगाया आपने। अब यहां से आपको पता चल गया कि शंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए। तो ये इक्वेशन अगर आपको ध्यान है तो इससे पता चलता है कि S जो है वो कितना आएगा भाई, तो आई जी आर जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। इससे आप कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसमें वैल्यू रख करके। अब क्या पता चला, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये अमीटर बन गया, तो अमीटर का रेजिस्टेंस क्या हो गया, आरजी और एस से निकल जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है भाई, तो अमीटर का रेजिस्टेंस अगर बोला जाए तो अमीटर का रेजिस्टेंस दोनों को मिल के बना है। दोनों कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये तो यहाँ तो शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए, सॉरी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर का करंट जो है मैक्सिमम इसमें 0.5 एम्पियर है, उससे उसको 10 एम्पियर का हमको क्या कहते हैं अमीटर में बदलना है। उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो कितना शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। मान रख दीजिए आई का मान 10 है, 0.5 है, इसका 0.5 है, आरजी का मान दिया रहेगा तो शंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अमीटर में बदलने के लिए शंट का रेजिस्टेंस कितना होगा ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये अमीटर में बदलने के लिए, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर को जब अमीटर में बदलेंगे तो उसका शंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब लेकिन ये चीज पता चला कि भाई आरजी से ये बड़ा होता है या छोटा होता है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसका मान क्या होता है, तो आपने पढ़ रखा है पैरेलल वाला जो कॉम्बिनेशन होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, तो एस इंटू आर जी है। तो जो आर जो इक्विवेलेंट है, जो समतुल्य रेजिस्टेंस होगा वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो आप निकालते हैं 1/, ऐसे डायरेक्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है ना, आर जी इंटू एस डिवाइडेड बाई आर जी प्लस एस। मतलब इन दोनों का समतुल्य यही जो है अमीटर का होगा, मतलब अमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो यही होगा, क्योंकि अमीटर के अंदर क्या लगा हुआ है, तो दोनों प्रतिरोध लगा हुआ है। ये अमीटर बन गया पूरा, और अमीटर के अंदर दोनों प्रतिरोध लगा हुआ है,
तो दोनों प्रतिरोध कैसे लगा हुआ है भाई, तो दोनों प्रतिरोध लगा हुआ है समानांतर में। समानांतर में कैसे निकालते हैं, तो 1/Rg प्लस 1/S इज इक्वल टू 1/R आमीटर का, और उसको सोल्व करिएगा तो यही आएगा Rg गुना S डिवाइडेड बाई Rg प्लस S। मतलब यहाँ से आमीटर का अगर आप निकालते हैं RA, या RA लिखा हुआ है यहाँ पे, तो RA का प्रतिरोध क्या होगा 1/Rg प्लस 1/S, और यहाँ से जब निकालिएगा तो ये RA ही है, ठीक है ना। जो इसको निकालिएगा तो समानांतर श्रेणी में जब जुड़ा रहता है तो इस तरीके से निकलता है। तो देख लीजिए यहाँ पे, और समानांतर क्रम में जो रेजिस्टेंस होता है, आपने पढ़ा है कि समानांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस होता है तो इससे भी छोटा होता है, इससे भी छोटा होता है। मतलब इन दोनों में जो छोटा है उससे भी छोटा है, इन दोनों में छोटा तो ये है, इससे भी छोटा आता है। मतलब ये जो वैल्यू आएगा आर का वैल्यू, आर ए का वैल्यू, वो शंट से भी छोटा होगा, शंट वाला रेजिस्टेंस से छोटा होगा। शंट वाला रेजिस्टेंस तो आरजी से छोटा लगाए थे आप, क्योंकि आपको क्या करना था, करंट को एक छोटा ऐसा रास्ता देना था जिसमें कि प्रतिरोध कम हो। तो आरजी से कम प्रतिरोध रहेगा तभी ना ये आई माइनस आई जी वाला करंट इधर जाएगा, उसको एक रास्ता मिल जाएगा। इधर प्रतिरोध ज्यादा देगा तो कहेगा चल लो भाई इधर से, तो आई माइनस आई जी उस प्रतिरोध के से पास करता है जिसका मान कम है, तो आरजी से भी कम है। तो यहां से तो पता चल गया कि भाई आरजी से कम है, इसका मतलब एस से आर ए कम होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में लगा हुआ है। समानांतर क्रम में जब लगा रहता है तो उसका जो समतुल्य प्रतिरोध होता है, जो कि अमीटर का प्रतिरोध है, इन दोनों से कम होता है। आरजी से भी कम होगा, एस से भी कम होगा। तो एस तो इसमें सबसे छोटा है इन दोनों में, तो उससे कम होगा, और एस आरजी से भी छोटा है, इसका मतलब आरजी से आर ए छोटा होगा। तो एक तो आपको बन गया कि आर ए से आरजी छोटा होता है। आरवी की बात करें, जो प्रतिरोध है वोल्ट मीटर, तो जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तब क्या होता है, ये हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल के दिखाया, और उसके लिए फॉर्मूला भी आपको बताया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए लिखना। जो भी इसमें निकालने के है ध्यान रखिएगा, ये गैल्वेनोमीटर में करंट मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है ना। ये शंट प्रतिरोध लगाया आपने, ठीक है ना, जो उसको बचाने के लिए, और आरजी उसका गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, और करंट जितना उससे हम मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम पास कर सकते हैं, उसको बनाने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एक वाला वैल्यू। अब दूसरा जो है गैल्वेनोमीटर को फिर से हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर में बदलते हैं। तो वोल्ट मीटर में बदलने के लिए क्या होना चाहिए, तो एक मैंने जो है मीटर में बदल दिया, अब वोल्ट मीटर में बदलते हैं। वोल्ट मीटर में बदलने के लिए मैंने बताया था आपको कि वोल्ट मीटर में क्या करते हैं बदलने के लिए, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं। फिर से आपका गैल्वेनोमीटर तो वही है जी, इसका रेजिस्टेंस, इसके अंदर मैक्सिमम करंट वही जा सकता है, उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम आरजी है ना, उसके अंदर करंट आईजी मैक्सिमम जा सकता है। इससे ज्यादा देंगे तो बर्न कर जाएगा। वोल्टेज में क्या करना पड़ता है, हमको वोल्टेज मापना पड़ता है दो बिंदु के बीच में। मान लीजिए ये दो बिंदु के बीच का वोल्टेज मापना है, और वो वोल्टेज भी है सपोज, इसको मेजर करना है। तो आप करते हैं क्या है, इसके पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसके पैरेलल में गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा पैरेलल मेजर किया जाता है। जैसे करंट सीरीज में मेजर किया गया था तो हमने सीरीज में लगा दिया था। इन दोनों के बीच में वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हमेशा इसके पैरेलल लगाया जाता है। तो पैरेलल इस तरीके से लगाया जाता है वोल्ट मीटर को, है ना। तो वोल्ट मीटर के रूप में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच में मान लेते हैं, ये दो बिंदु के बीच में जो वोल्टेज था, है ना, ए और बी के बीच में, वो वोल्टेज को हमको मेजर करना है, वो वोल्टेज भी है। तो आप क्या करिएगा, यहां से एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिएगा इस तरीके से, लेकिन फिर से गड़बड़ हो जाएगा। वोल्टेज अगर आपका है और यहाँ पे जैसे ही आपने लगाया ये वाला क्या कहते हैं गैल्वेनोमीटर, तो सारा का सारा वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगा, तो इसके अंदर करंट आईजी से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज क्या करता है, V अपॉन RG जो इसका रेजिस्टेंस है वो करंट जनरेट कर देगा। वोल्टेज ज्यादा है वो होगा तो RG उसको डिवाइड करके करंट आएगा, और करंट जो है वो IG से ज्यादा हो सकता है, तो ये फिर से बर्न हो जाएगा। तो ये काम नहीं कर सकते, इसका मतलब इसको करने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। तो इधर से जो मतलब मान लीजिए कि ये तार है, और तार के बीच में हमको दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में वोल्टेज मापना है, तो करंट भी तो आ ही रहा होगा, है ना, करंट आ रहा होगा। इसका मतलब फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर करंट को कम करना पड़ेगा, लेकिन लगाना भी है हमको पैरेलल में,
है ना। तो इसका रेजिस्टेंस हमको पता है Rg है। अब इसके अंदर करंट को हमको, तार है, तार के अंदर करंट जा रहा है, इसमें करंट Ig आएगा, तो बाकी करंट को इधर से देना पड़ेगा। तो बाकी करंट को इधर से देने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रास्ते का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना। या और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो ये कहेगा नहीं भाई इधर करंट मत आओ, तो इसका रेजिस्टेंस और बढ़ाएंगे, इधर तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए क्योंकि पैरेलल में भी लगाना है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और वो Rg से भी ग्रेटर होती है, ठीक है ना। Rg से भी ग्रेटर होती है, R की वैल्यू ग्रेटर होती है Rg से, जिससे कि रेजिस्टेंस और बढ़ जाता है क्योंकि सीरीज में हो गया। तो सीरीज में होने से जो अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, ठीक है ना, हमको ये ए और बी के बीच में वोल्टेज मापना है, यही मापना है। तो अब जो ये बन गया, कहने का मतलब जब आप सीरीज में लगा दिया आपने उसके साथ एक रेजिस्टेंस को, ठीक है ना, तो ये सीरीज में लगाने के बाद जो ये बन गया ये वोल्ट मीटर बन जाता है। अब गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर में बन गया, जहां पे आर का वैल्यू उसके साथ सीरीज में लगाते हैं, तो आर भी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आर जी प्लस आर, आर भी होगा आर जी प्लस आर। और ये क्या है, तो इसका मतलब आर जी में एक आपने आर की वैल्यू जोड़ी, वो आर जी से भी ग्रेटर है। तो दिख रहा है कि आरबी का वैल्यू जो है आरजी से ग्रेटर है, इससे क्या पता चलता है, आरबी की वैल्यू ग्रेटर है आरजी से, और आरजी की वैल्यू ग्रेटर थी आरए से। यहाँ पे देखना है यहाँ पे, तो आमीटर में जब आपने बदला था तो आरए से ग्रेटर था, तो इसका मतलब इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो आपका जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, तो आर ए आमीटर से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होता है और सबसे ज्यादा वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है। और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आरजी प्लस आर, और आमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो आरजी गुना एस बटा आरजी प्लस एस, ये होता है। और इसमें अगर आप वोल्टेज निकालेंगे, मतलब ये वाला वोल्टेज आपका कितना आएगा भाई, तो V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो आपका IG देख रहे हैं, ये हो जाएगा IG, करंट तो इसमें IG ही जाएगा, तो हो जाएगा IG इंटू RG अब प्लस ये वाला IG इंटू R। मतलब ये जो करंट आ रहा है इसके अंदर गैल्वेनोमीटर में, तो IG से करंट ज्यादा जा ही नहीं सकता, तो ये करंट इसमें भी जाएगा, और सीरीज में लगा दिए तो सीरीज में करंट सेम ही होता है, तो हो जाएगा IG इंटू RG इसका रेजिस्टेंस प्लस IG इंटू R, ये टोटल मिल करके यहाँ का वोल्टेज दे देगा, जो VAB बोलते हैं, जो आप निकाल रहे थे। अगर VAB को हम मान लेते हैं, VAB जहाँ पे V है, तो AB जो है वो ये आएगा, ठीक है ना। VAB जो है उसके बीच का जो वोल्टेज है, हमने कहा ये आपका क्या होगा वो निकालना है। तो इसको अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई ये वाला वोल्टेज जो है वो क्या कहते हैं, V है, तो मान लेते हैं इसको V मान लेते हैं अगर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू IG इंटू आर जी प्लस IG इंटू आर, ठीक है ना। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं, मतलब इसको वोल्ट मीटर में बदलना है अगर, तो इतना वोल्ट का ये मेजरमेंट कर सकता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में तो IG ही होता है, RG ही होता है। और ये रेजिस्टेंस आपने लगाया है, इसको शंट नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये शंट रेजिस्टेंस इसके पहले वाला में था, ये लगाया आपने, तो ये इतना वोल्ट मीटर बन जाएगा, इतना वोल्टेज का वोल्ट मीटर बन जाएगा। मतलब अगर कोई क्या कहते हैं आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर करंट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका उसका, और उसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इसको अगर 10 वोल्ट का वोल्ट मीटर बनाना है तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 10 लिख देंगे, यहाँ करंट का मान लिख देंगे, यहाँ रेजिस्टेंस का मान, और आर का मान निकालने बोल रहे हैं, या आर का मान दे देगा, कहेगा वोल्ट मीटर कितना वोल्ट का बनेगा, वैसे करके भी हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये वोल्ट मीटर जो बनेगा उसका वोल्टेज है, ठीक है ना। वोल्ट मीटर का वोल्टेज ये बन के आएगा कि कितना वोल्ट मीटर बन गया, तो ये वोल्ट मीटर बन गया आपका, उसका वोल्टेज इतना तक वो माप सकता है, ठीक है ना। और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है वोल्ट मीटर का, और आमीटर का सबसे कम, गैल्वेनोमीटर का उसके बीच में। तो ये इनके बढ़ते क्रम में लिखने की बात जो है वो यहाँ आता है, लेकिन मैंने इसमें आपको गैल्वेनोमीटर को कैसे वोल्ट मीटर में और कैसे आमीटर में बदलते हैं ये भी सिखाया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें बन जाएगा सारा क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा वो बन जाएगा अगर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ये जो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल,
तो चुंबकीय क्षेत्र जो अगर मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है V, है ना, इसमें कोई गतिमान आवेशित कण है Q, है ना, Q आवेश है और V वेलोसिटी से अगर गतिमान है, तो कल मैंने बताया था आपको कि चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेशित कण होता है उसके ऊपर जो बल लगता है उसको बोलते हैं F Q V क्रॉस B, ठीक है ना, Q V क्रॉस B बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, Q V क्रॉस B लॉरेंट ने बताया था। और इसी को और थोड़ा सा अगर आप लिखते हैं तो Q V B साइन थीटा होता है, इसी को बोलते हैं F बराबर Q V B साइन थीटा। इस फॉर्मूले को भी ध्यान रखिएगा, जहां पे थीटा क्या होता है, तो B और V के बीच का B अगर आपका है इधर, ये B है मान लेते हैं, जैसे हमने ये बनाया था अभी, और V जो है ऐसे नहीं होकर के इस तरीके से जाए, तो दोनों के बीच का एंगल कुछ एंगल बन गया, B का डायरेक्शन इधर हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो B और V के बीच का एंगल अगर थीटा है तो Q V B साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो ये बल है। और अगर ये जो आवेश है, आवेश किधर जा रहा है, तो आवेश प्लस Q या कोई भी आवेश हमने ले लिया Q, तो आवेश इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और जो ये आवेश है ये इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का अगर ये इसी डायरेक्शन में जाए जिधर B है उसी डायरेक्शन में Q भी जाए, तो दोनों की दिशा सेम हो गई, मतलब थीटा 0 हो गया। और थीटा जब 0 हो जाएगा तब बल कितना लगेगा भाई, तो F बराबर क्या हो जाएगा, Q V B साइन 0 डिग्री, इसका मतलब 0 आ जाएगा, बल नहीं लगेगा। उसी तरीके से अगर B की दिशा के विपरीत दिशा में आपका आवेश जो है वो जाए, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन उस स्थिति में बल का मान कितना होगा, बल कितना लगेगा किसके ऊपर, आवेश के ऊपर। ये चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगाएगा F बराबर Q V B साइन 180 डिग्री, साइन 180 का मान भी 0 होता है, तो 0 हो गया। मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर आवेश गतिमान होता है या उसके विपरीत दिशा में आवेश गतिमान होता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, विपरीत दिशा ये हो गई, दोनों स्थितियों में उसके ऊपर चुंबकीय बल नहीं लगता, ठीक है ना। तो दोनों स्थितियों में चुंबकीय बल नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये एक जो डायरेक्शन वाइज है, तो ये ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जब भी होता है तो चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में उसके ऊपर बल नहीं लगता। चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर दिशा में अगर हो, जैसे मान लीजिए कि B इधर है और आवेश आपका जो है इस तरीके से जा रहा है, तो इसके बीच में 90 डिग्री होता है। और 90 डिग्री जब होता है तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो क्या लग रहा है भाई, BQ भी लग रहा है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Q भी B होता है। और ऐसी स्थिति में जब B के परपेंडिकुलर आपका वेलोसिटी होता है ना, परपेंडिकुलर वेलोसिटी होता है B के, तो ये जो क्या कहते हैं, और ये B जो है एक समान होता है, मतलब B का वैल्यू चेंज नहीं करता, न B का वैल्यू चेंज करता है। 90 डिग्री पे जब एंटर करता है तो इसका जो पथ है वो वृत्तीय हो जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इस स्थिति में जो आवेश का पथ होता है वो वृत्ताकार होता है, वृत्तीय पथ पर ये गमन करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसको मतलब उसका जो बल होता है B और V के परपेंडिकुलर लगता है। निकालते कैसे हैं, तो मैंने बताया था कि अगर कोई धन आवेश है तो उसकी दिशा में थंबर लगेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है तो उस दिशा में बल लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बल परपेंडिकुलर लगता है और उसकी वजह से उसका वृत्तीय पथ हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर V के साथ जो V होता है, V एक समान है, B फिर से मैंने ले लिया, B एक समान है ना, B की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, V की वैल्यू उसके साथ अगर थीटा कोण बनाता है, तो आपने पढ़ा है कि F बराबर BQ V साइन थीटा होता है। और इसकी वजह से जो इसका पथ होता है वो हेलिकल टाइप का बनता है, इस तरह का बनता है, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, कुंडलिनी पथ बोल सकते हैं या कुंडलिनी पथ बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कुंडलिनी पथ बोला जाता है, इसको हेलिकल बोलते हैं। हेलिकल जो आपका स्प्रिंग टाइप का होता है उसको हेलिकल पथ बोला जाता है, तो ऐसा होता है। तो मैंने एक क्वेश्चन इसमें दिया है कि एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, किसी क्षण पर कण का वेग चुंबकीय क्षेत्र के साथ न्यून कोण बनाता है, तो कण का पथ कैसा होगा।
तो न्यून कोण का मतलब यही वाला कोण है। अगर ऐसा बनाता है तो कुंडलिनी पथ होगा, ठीक है ना, हेलिकल पथ होता है उसका। और अगर 90 डिग्री है तो वृत्तीय पथ होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना है कि ये थीटा बना रहा है तो, और v के साथ अगर v जो है 90 डिग्री पे आता है तो पथ कैसा होगा, वृत्तीय पथ होगा। अभी बताया था आपको मैंने, वृत्तीय पथ है। इसका होता है अगर वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है ऐसे, ठीक है ना, और चार्ज जो आया इसके साथ एकदम ऐसे एंटर किया v वेलोसिटी से, प्लस q चार्ज, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गया, और चार्ज ऐसे है तो इसके ऊपर बल देख रहे हैं ऊपर की दिशा में लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मैंने कहा था ये 4 फिंगर जो है उसको रखते हैं, और थंब को पॉजिटिव चार्ज की दिशा में, तो पॉजिटिव चार्ज हमने बनाया है, पॉजिटिव चार्ज उधर जा रहा है, उसकी दिशा में हम थंब को रखेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो इसके ऊपर फोर्स मतलब इस आवेश के ऊपर फोर्स किधर लग जाएगा, अगर इसको प्लस क्यू लिखते हैं तो ऊपर की दिशा में, और फोर्स वेलोसिटी का इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया, है ना। तो फोर्स अगर परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो वो फोर्स इसको कर्व वाला पाथ, मतलब इस डायरेक्शन में पाथ देना शुरू करता है, और ये वृत्तीय पथ हो जाता है। तो वृत्तीय पथ पर ये चलता है, और अगर थीटा एंगल बनाता है तो कुंडलिनी पथ होता है। इस तरीके से ये हेलिकल पथ बनाता है, तो हेलिकल पथ जिसको बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक ही चीज में आपको 2-3 बातें बता दी कि 90 पे होगा तब क्या होगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 पे होगा तब क्या होगा, न्यून कोण पर होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन कहता है नायब लॉरेंज बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है। हमने राइट हैंड पाम रूल बताया, उसी को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से भी निकालते हैं। तो लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकालते हैं, जिसमें कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर इससे, ये वाला जो है आपका फिंगर है ना, इससे आपको क्या किया जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड को इससे बताया, ये करंट्स के डायरेक्शन में इसको रखा जाए तो ये बल की दिशा को बताता है, ठीक है ना। तो अगर हम अंगूठे को, है ना, जो पहला उंगली है उसको और मध्यमा को, तीनों को एक दूसरे से ऐसे रखें कि तीनों एक दूसरे पे लंबवत हो, ठीक है ना, और जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे, मध्यमा जो है वो करंट की दिशा या पॉजिटिव चार्ज के गति की दिशा को, धन आवेश के गति की दिशा को प्रदर्शित करे, इंगित करे। तो जो आपका थंब है, अंगूठा, वो बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा को इंगित करता है। ये कहता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम। तो ये जो क्या कहते हैं, लॉरेंज बल की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसका जवाब होगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा। 16 है साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। एकदम ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव धनात्मक कण होना चाहिए, धन कण होना चाहिए जिसके ऊपर आवेश पॉजिटिव हो। मतलब आपका अगर अल्फा ले ले तो अल्फा किसको बोलते हैं, अल्फा कण अगर बोला जाए तो हीलियम 2+ को बोलते हैं, धनात्मक है तो बिल्कुल करेगा। हाइड्रोजन अगर प्रोटॉन बोल दे तो प्रोटॉन धनात्मक है तो बिल्कुल करेगा। ड्यूट्रॉन है तो वो भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का ही फॉर्म है, तो ड्यूट्रॉन अगर बोला जाए, ठीक है ना, जिसको 1s2 बोलते हैं आप, तो ये इसको भी करेगा, क्योंकि ये भी आपका ऋणात्मक नहीं है, लेकिन ऋण आवेश को नहीं करता। तो ऋण आवेश के अगर कहीं पे आ जाए तो ऋण आवेश को ये त्वरित तो करता है लेकिन बहुत उच्च ऊर्जा तक नहीं करता, उसमें इलेक्ट्रॉन आपका आता है, तो इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो नहीं है किसके लिए भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि वो ऋण आवेश है, ऋण आवेश को ये बहुत उच्च ऊर्जा तक त्वरित नहीं करता, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट जो 17 है, एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यों है चुंबकीय क्षेत्र में भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। अभी बताया था कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है तो उसके ऊपर लगने वाला बल क्या होगा, तो मैंने बता दिया था आपको कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में B है और इधर ही कोई चीज गतिमान है आवेश,
तो भी इधर ही है तो थीटा का मान 0 होगा। या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है लेकिन आवेश जो है आपका, कोई आवेश इधर गतिमान है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत, तो थीटा का मान 180 डिग्री होगा। और दोनों ही स्थितियों में ये होता है क्यू भी बी साइन थीटा। इसका मतलब साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 होगा, इसलिए चुंबकीय बल 0 लगता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया जब मैं बता रहा था चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला चुंबकीय बल, तो 0, 80, 0, 180 और 90 तीनों केस में बताया मैंने। तो वही चीज यहाँ दिख रहा है। एक इलेक्ट्रॉन आवेश क्यू है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बी को से डिनोट करते हैं, और इसका एक क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको फाई से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र बटा क्षेत्रफल। तो बी बटा एरिया होता है उसको चुंबकीय फ्लक्स बोला जाता है। और फ्लक्स में इसको जो आपका फ्लक्स है उसको उसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, इसकी मात्रक जो है वेबर बोलते हैं। एरिया तो आपको पता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब बी को क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलेंगे, तो वेबर है ना, वेबर इनटू मीटर स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू बी अपॉन ए नहीं होता, बी इनटू ए होता है, ठीक है ना। तो किसी भी क्या कहते हैं कोई सरफेस है, इससे जो चुंबकीय क्षेत्र पास करता है ना, तो ये कोई एरिया अगर ले लेते हैं तो उससे कितना चुंबकीय क्षेत्र पास कर रहा है उसको हम बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स अगर निकालते हैं तो होता है कोई भी क्षेत्र का एरिया और इससे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है दोनों को उपस्थित जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का मतलब बी डॉट ए होता है, बी का ये डायरेक्शन हो गया, और एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर के साथ ये डायरेक्शन जो है वो बना रहा है थीटा, तो इसको बी डॉट ए बोलते हैं। और फ्लक्स जो होता है बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहां से आता है बी इंटू ए से बी का वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा का तो कोई डायमेंशन होता है नहीं, ना मात्रक होता है, तो फाई का मात्रक वेबर, बी को टेस्ला बोलते हैं, ए को मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा वेबर बटा मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इज इक्वल टू बी, ये होगा बी जिसको आप टेस्ला भी बोलते हैं। तो टेस्ला को हम वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वही लिखा है चुंबकीय क्षेत्र वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्यों दिया है, चुंबकीय क्षेत्र ये है ना, और चुंबकीय क्षेत्र में भी मीटर प्रति सेकंड के वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। तो थीटा 0 डिग्री हो गया, तो थीटा 0 डिग्री होगा तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल चुंबकीय बल कितना होगा, तो 0 होगा। ऑलरेडी बता चुके थे आपको कि जब उसके डायरेक्शन में गतिमान होता है तो चुंबकीय बल उसके ऊपर 0 लगता है, ठीक है ना। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसको हम क्या करते हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है ना। कोई भी एरिया है मान लेते हैं, ये कोई भी क्षेत्रफल है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया, ठीक है ना। तो छोटा सा कोई हम अगर मान लेते हैं एरिया ले लें, तो इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ले लेते हैं क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है, और यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, दोनों के बीच अगर एंगल थीटा है तो फ्लक्स जो डिनोट करते हैं वो होता है बी डॉट ए, है ना। दोनों के बीच एंगल ए डॉट बी आपको पता है, ये बी ए कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। जहां बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ए क्या है एरिया, ठीक है ना। तो कॉस थीटा आपको पता है कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो उस समय सबसे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि कॉस थीटा अगर इफ थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 हो जाएगी, और कॉस 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो उस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा, है ना। तो फ्लक्स को मैक्सिमम अगर लिखेंगे तो बी ए लिख सकते हैं, और यहाँ से बी का वैल्यू क्या आ जाएगा फाई अपॉन ए, फाई का वेबर होता है इसका मात्रक और बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर जो अभी मैंने लिखा था वेबर बटा मीटर स्क्वायर, तो वेबर बटा मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं आपका मात्रक, लेकिन इस टेस्ला भी बोला जाता है तो टेस्ला भी लिख सकते हैं, टेस्ला, है ना, या आप वेबर बोलते हैं तो ठीक है ना। तो वेबर को टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिखते हैं,
या वेबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना। तो उस तरीके से भी ध्यान रखना है। तो हमने इसका तो जवाब बता ही दिया, इसका भी जवाब बता दिया। न्यून कोण बनाता है तो कुंडलनी वाला पथ होगा, हेलिकल पथ होता है, ठीक है ना, जो आपका स्प्रिंग जैसा, कमानी जैसा जो होता है। फिर कह रहा है एल लंबाई, आई धारा तथा एन फेरों वाली परिनालिका, सोलेनॉइड, इस तरीके का कमानी जो होता है वो सोलेनॉइड ही बोलते हैं। सोलेनॉइड के मध्य में जो उसका चुंबकीय क्षेत्र होता है एकदम वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। इसमें करंट अगर आई बहा रहे हैं और यहां से यहां जो है टोटल फेरा जो है एन है, और लंबाई जो है एन फेरों वाली लंबाई इसकी एल है, तो एल लंबाई में एन फेरा हो गया, तो इकाई लंबाई में कितना हो जाएगा, इकाई लंबाई में एन बटा एन फेरा होगा। इसको अगर हम एन से डिनोट करें, मतलब है ना, मतलब एन लंबाई कितना है, एल लंबाई में टोटल फेरा कितना है, एन है, तो यूनिट लंबाई में एन बटा एल हो जाएगा। तो इसको कहेंगे प्रति इकाई फेरा, प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या। कुल फेरा डिवाइडेड बाई लंबाई निकाल दिया, तो ये हो गया प्रति इकाई लंबाई फेरों की संख्या। और इसमें कह रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, यहाँ पे बीच में पूछ रहा है आपसे कि जो यूनिफॉर्म होता है वो बी का मान क्या होता है। तो बी का मान अंदर में एकदम ध्यान रखिएगा, एक्सिस के ऊपर एक समान होता है, कांस्टेंट होता है, और बी का मान होता है म्यू नॉट एन आई। यहाँ एन ये वाला एन है, ठीक है ना, मतलब इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन बटा एल इंटू आई, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसी से हम बना देते हैं टोरॉइडल सोलेनॉइड, जो इस तरीके का स्प्रिंग जो है उसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं। तो ये जो है इसके अंदर ये वाला जो टोटल फेरा है और लंबाई कितना हो जाएगा, तो परिधि हो जाता है। अगर ये रेडियस आर ले लीजिए तो ये हो जाएगा टोटल फेरा डिवाइडेड बाय परिधि, तो ये एन हो जाता है। तो यहाँ पे n की वैल्यू n बटा 2 पाई आर होता है। इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र इसमें यूनिफॉर्म होता है, बाहर जीरो होता है, अंदर जीरो होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है और यहाँ भी चुंबकीय क्षेत्र जीरो होता है, अंदर भी। ये केवल जो कमानी है उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र कहीं पे निकालेंगे यहाँ पे, तो B का मान ये निकलता है। तो B अगर मैं यहाँ पे P लिख दूं तो BP जो है आपका कितना आएगा, यही वाला यहाँ पे भी मान होता है। BP बराबर क्या है, तो बीपी बराबर हो जाता है म्यू नॉट एन आई, यहाँ पे म्यू नॉट एन बटा 2 पाई आर इंटू आई, ये होता है। तो इसको भी आप लोग म्यू नॉट एन आई लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि एन जो है एन बटा 2 पाई आर यहाँ होता है, यहाँ पे एन बटा एल होता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर है। बीपी जो आपका है, जब ये टोरॉइडल परिनालिका है, टोरॉइड परिनालिका, टोरॉइडल सोलेनॉइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये जो है स्प्रिंग को यहाँ से मोड़ के इसमें अटैच कर देते हैं, मतलब ये स्प्रिंग जो है इस तरीके से मिलता हुआ इधर आता है। तो ये स्प्रिंग के बीच का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है, बाहर अंदर में जीरो होता है, बाहर भी जीरो होता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ भी जीरो होता है, अंदर भी जीरो होता है। तो ये भी अगर पूछा जाए तो ये हो गया परिनालिका का, और ये हो गया टोरॉइडल परिनालिका का, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है दोनों में। यहाँ पे n का मान n बटा 2 पाई आर है, क्योंकि ये एक वृत्त बन जाएगा, सरकमफेरेंस हो जाएगा, जबकि यहाँ पे लंबाई है तो n बटा l होता है, ठीक है। तो ये परिनालिका में जो सोलेनॉइड है उसके अंदर, और जो टोरॉइडल परिनालिका है इसको बोलते हैं टोरॉइड परिनालिका। मतलब स्प्रिंग जो है ये पहले वाला स्प्रिंग उसको यहाँ से जोड़ देते हैं, इस तरीके से वो बनता है, ठीक है ना। तो टोरॉइड परिनालिका में ध्यान रखना है। कि बाहर का मान भी जीरो होता है, अंदर का मान भी जीरो होता है, और जो जहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग जैसा बना हुआ है, उसके अंदर ये वैल्यू होती है म्यू नॉट इंटू एन बटा 2 पाई आर आई, ठीक है ना। आई करंट बह रहा है इसके अंदर भी, तो बीपी जो है वो उसका मान हमने लिखा, बाहर
अंदर, ये मतलब इस स्प्रिंग के अंदर इधर और इस स्प्रिंग के बाहर भी में चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, इसके बाहर इसमें बड़ी लंबी दूरी पर बहुत मान नेग्लिजिबल होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि इससे लंबी दूरी इधर बोला जाए तो नेग्लिजिबल होता है सोलेनॉइड में भी, ठीक है ना। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा होता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तभी बताया था वेबर होती है ना। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, जो बी डॉट ए होता है, बी ए कॉस थीटा के बराबर, बी ए कॉस थीटा। तो इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्लक्स को वेबर कहते हैं। तो इसका जो इकाई होता है वो वेबर होता है। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की इकाई क्या होती है। ये है दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशा में, दो समानांतर तार है, एक तार ये है, दूसरा तार ये है, ठीक है ना। कह रहा है दोनों में परस्पर विपरीत दिशा में धाराएं प्रवाहित हो रही है, इसमें इधर इसमें इधर, I1 इसमें I2 इसमें। तो कह रहा है दोनों के बीच कैसा बल लगेगा, दोनों के बीच आकर्षित बल लगता है, ठीक है ना। दो समानांतर तारों में विपरीत दिशा। आप देख लीजिए ये जो करंट है, ये करंट जो तार में करंट होता है ना, उससे उसको पकड़ेंगे और जिससे कि जो करंट की दिशा है थंब की दिशा में हो जाए। ऐसे हमने ये तार है, तार के अंदर करंट है, ऐसे पकड़ लिया, थंब की दिशा में करंट है, तो फिंगर जैसे जैसे घूम रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। यहाँ से फिंगर देख रहे हैं, यहाँ से फिंगर राइट साइड से फिंगर अंदर जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से अंदर जाएगा, क्रॉस से उसको दिखाते हैं, है ना। और फिंगर यहाँ से बाहर आ रहा है, तो जो बायां साइड होता है वहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर की दिशा में होता है, उसको डॉट से दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको अगर देखें तो उसका दाहिना साइड से चुंबकीय क्षेत्र अंदर होता है, उसके बाएं साइड से चुंबकीय क्षेत्र बाहर होता है। इसका दाहिना साइड ये है, इसका मतलब इसका चुंबकीय क्षेत्र इस तार के ऊपर जो होगा वो अंदर की दिशा में होगा। मान लेते हैं I1 है तो ये V1 होगा, और इस तार में करंट इधर बह रहा है ना, तो इसके लिए दाहिना साइड ये हो गया, तो इसके चलते यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो होगा दाहिना साइड है, तो इसके लिए भी अंदर की दिशा में होगा, क्योंकि दाहिना साइड से हमेशा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में होगा, है ना। तो ये और ये वाला करंट हमने ऐसे लिया, तो यहाँ से भी अंदर की दिशा में होगा। अब मान लेते हैं कि करंट की दिशा इसमें ऊपर है, तो ऊपर के दिशा में थंब रहेगा, और चुंबकीय क्षेत्र अंदर है तो इधर, है ना। तो इसके ऊपर जो बल लगेगा किधर लगेगा, इधर लग जाएगा। विपरीत दिशा में है तो बल इधर लगेगा, दिख रहा है आपको। करंट की दिशा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा, तो बल इधर लगेगा, है ना। उसी तरीके मतलब ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे, इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे V2 और इसका चुंबकीय क्षेत्र V1 यहाँ पे, ये भी इधर है, लेकिन करंट की दिशा इधर है, तो ये जो बल लगेगा वो इधर लगाएगा, देख रहे हैं ना। करंट की दिशा नीचे और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा, बल आपका जो हाथ है उधर जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र जो बल लगा रहा है V1 इसके ऊपर, वो F2 इधर लग रहा है, F1 इधर लग रहा है। तो कैसा बल लग रहा है, तो विकर्षित बल लग रहा है, दिख रहा है, एक दूसरे को विकर्षित कर रहा है। जब दोनों के तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में एक करंट इधर बह रहा है, तो हमने कहा कि जो इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र होगा वो अंदर की दिशा में, इसके चलते भी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में। अब अंदर की दिशा के चलते निकालेंगे तो इसके ऊपर बल इधर लग रहा है, इसके ऊपर बल उधर लग रहा है। तो जब विपरीत दिशाओं में धारा बहती है तो दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षित बल होता है या विकर्षित बल होता है। और दोनों में सेम दिशा में धारा बहा देंगे अगर, तो देखिए इसके चलते इसके ऊपर जो है इसके दाहिने साइड में है, तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में होगा, इसके दाहिने साइड में है, मतलब करंट इसमें I1 ले लिया ऊपर की दिशा में, इसमें I2 ले लिया ऊपर की दिशा में, इसके चलते चुंबकीय क्षेत्र V1, इसके ऊपर धारा बह रही है ऊपर, इसका इधर दाहिना साइड इधर बायां साइड, तो इसके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा बाहर की दिशा में, है ना। बायां साइड में से बाहर आता है, अभी बताए थे थोड़ा देर पहले जो हमने बताया था कि अगर कोई तार है इसके अंदर करंट इधर बह रहा है, उसके दाएं साइड से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, बाएं साइड से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आएगा, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र जाएगा, है ना। तो अब देख लीजिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर हो गई और करंट की दिशा ऐसे हो गई, तो इसको अगर बनाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों फिंगर को रखते हैं, इसमें तो देखिएगा तो अंदर है, करंट ऊपर है, तो इसका, है ना, ये जो दिख रहा है
करंट जो है ऊपर की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र अंदर की दिशा में, तो देख रहे हैं हाथ इधर जा रहा है, तो इसके ऊपर जो बल लगेगा वो F2 इधर लगेगा। अब इसके ऊपर देखें तो इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की दिशा में है, तो ऐसे रखेंगे, और करंट की दिशा ऊपर है, तो ये बल इधर लग रहा है, तो ये इसका मतलब है इसके ऊपर बल इधर लगेगा, तो यहाँ पे बल इधर लग रहा है, ये दोनों दिख रहा है एक दूसरे को खींच रहा है, तो यहाँ पे आकर्षित बल लगेगा। मतलब क्या है कि दो तार में अगर करंट बह रहा है तो दोनों तारों के ऊपर जो करंट बहने से बल लगता है, जब दोनों विपरीत दिशा में होती है तो प्रतिकर्षित बल, दोनों समान दिशा में होती है तो आकर्षित बल लगता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया कैसे कैसा बल लगाएंगी, तो प्रतिकर्षित बल लगाएगा इसका जवाब, लेकिन अगर दोनों समान दिशा में होगी तो आकर्षित बल लगाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका है, जो लास्ट है आपका, वो क्या है भाई कि जब किसी तार में यदि विद्युत धारा आई प्रवाहित होती है तो उससे r बिंदु पर स्थित, r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, कोई तार है और ये तार को अनंत लंबाई की नहीं बोला गया है, ठीक है ना, तो इस तार से मान लेते हैं r दूरी पर स्थित है, इसके अंदर करंट आई है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ से यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र अगर निकालते हैं तो ये मान लेते हैं कि ये वाला जो सिरा है ये यहाँ पे कोण बना रहा है φ1 और ये वाला सिरा बना रहा है ये वाला कोण φ2। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B इस r दूरी पर वो होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना, ट्वाइस I साइन थीटा φ1 प्लस साइन φ2 डिवाइडेड बाई r होता है। तो इससे आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं कि म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन r साइन φ1 प्लस साइन φ2 ये वाली वैल्यू होती है। तो इसके हेल्प से आप लोग निकाल सकते हैं। जहां पे मैंने बताया कि ये वाला सिरा जो है यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, ये वाला सिरा कितना एंगल बना रहा है, ये r यहाँ से इस तार से इस बिंदु की दूरी है जिसपे आपको निकालने कहा गया है चुंबकीय क्षेत्र, है ना, Vp, है ना, इस बिंदु पर, और करंट इसके अंदर I बह रहा है, तो ये होता है म्यू नॉट बटा 4 पाई, ठीक है ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई I इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2 डिवाइडेड बाई r। ठीक, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं बाद में, तो इसको आप लोग तब तक करिए अध्ययन इसका, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।